नमस्कार और स्वागत है। आज हम AWS की एक बेहद दिलचस्प सेवा पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। AWS ग्लोबल एक्सेलरेटर। जी हाँ। ये वो सेवा है जो दुनिया भर में फैले आपके एप्लीकेशंस के लिए नेटवर्क के रास्ते को आप कह सकते हैं बेहतर बनाती है। प्रदर्शन और उपलब्धता दोनों बढ़ती हैं इससे। बिल्कुल। और अक्सर इसे लोग AWS क्लाउड फ्रंट समझ लेते हैं, शायद इसलिए क्योंकि दोनों ही AWS के एज नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये होता है। लेकिन इनका मकसद और क्या कहते हैं काम करने का तरीका काफी अलग है, खास तौर पर जब बात बहुत कम लेटेंसी वाली रूटिंग की हो, है ना? यहीं पर ग्लोबल एक्सेलरेटर खास बन जाता है। हाँ, ये भ्रम काफी आम है और कई बार गलत आर्किटेक्चरल फैसलों की वजह भी बन जाता है। सही कहा। तो आज का हमारा मिशन इसी उलझन को साफ करना है। हम समझेंगे कि ग्लोबल एक्सेलरेटर असल में है क्या, ये पर्दे के पीछे कैसे काम करता है, इसकी सबसे खास क्षमताएं क्या हैं और एक क्लाउड फ्रंट से बुनियादी तौर पे कैसे अलग है। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम इसकी बारीकियों को खंगालेंगे। बहुत अच्छा लक्ष्य है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। AWS ग्लोबल एक्सेलरेटर। अगर इसे एकदम आसान शब्दों में समझना हो तो क्या इसे एप्लीकेशंस के लिए इंटरनेट पर एक तरह की फास्ट लेन या VIP रूट कह सकते हैं? हाँ, ये एक अच्छी शुरुआत है। हाँ, इसे समझने की। ये असल में AWS के अपने विशाल वैश्विक नेटवर्क का इस्तेमाल करता है ताकि आपके उपयोगकर्ताओं से आपके एप्लीकेशन तक का रास्ता सबसे छोटा और सबसे तेज हो। अच्छा। ये पब्लिक इंटरनेट की भीड़भाड़ और वो जो अनिश्चितता होती है ना, उससे बचकर ट्रैफिक को AWS के अपने ऑप्टिमाइज्ड बैकबोन पर ले आता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक शॉर्टकट नहीं है बल्कि एक ज्यादा भरोसेमंद रास्ता भी है। हाँ, ये उपयोगकर्ताओं को सबसे पास वाले स्वस्थ एंड पॉइंट तक कैसे पहुंचाता है। सुनने में ये ऑटोमेटिक लगता है ना? बिल्कुल ऑटोमेटिक। ये दो मुख्य तकनीकों का इस्तेमाल करता है। पहला है एनीकास्ट। एनीकास्ट। हाँ, जब आप ग्लोबल एक्सेलरेटर सेट करते हैं तो AWS आपको 2 स्टैटिक IP पते देता है। ये IP पते दुनिया भर में फैले कई AWS एज लोकेशन से एक साथ विज्ञापित किए जाते हैं। एक साथ? जी हाँ। कई जगह से? जी हाँ। तो जब कोई उपयोगकर्ता आपके एप्लीकेशन से कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो नेटवर्क ऑटोमेटिकली उसे भौगोलिक रूप से सबसे नजदीकी AWS एज लोकेशन पर भेज देता है। तो ट्रैफिक जल्दी से AWS के नेटवर्क में घुस जाता है। बिल्कुल। और फिर वहां से आगे? यही दूसरा हिस्सा आता है। एक बार ट्रैफिक एज लोकेशन पर पहुंच गया तो ग्लोबल एक्सेलरेटर उसे AWS के प्रबंधित वैश्विक नेटवर्क पर आगे भेजता है, ना कि वापस पब्लिक इंटरनेट पर। ओके। ये नेटवर्क खास तौर पर उच्च प्रदर्शन और कम लेटेंसी के लिए बनाया गया है। फिर ये ट्रैफिक को आपके द्वारा कॉन्फ़िगर किए गए सबसे नजदीकी और स्वस्थ एंड पॉइंट तक पहुंचाता है। ये एंड पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? क्या ये सिर्फ EC2 इंस्टेंस होते हैं या कुछ और भी? नहीं, इसमें काफी लचीलापन है। एंड पॉइंट्स आपके एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ALB हो सकते हैं, या फिर नेटवर्क लोड बैलेंसर NLB भी? अच्छा। हाँ, और अगर चाहे तो सीधे EC2 इंस्टेंस भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एंड पॉइंट्स अलग-अलग AWS रीजन्स में हो सकते हैं। सही मायने में मल्टी रीजन। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए आपका एक एप्लीकेशन सर्वर अमेरिका में है, दूसरा यूरोप में, तो ग्लोबल एक्सेलरेटर यूरोप के यूजर को यूरोप वाले सर्वर पर और अमेरिकी यूजर को अमेरिका वाले सर्वर पर भेज सकता है, वो भी अपने आप। समझ गया, अपने आप। जी, अपने आप। इससे सही मायने में मल्टी रीजन आर्किटेक्चर बनाना संभव होता है जो ज्यादा उपलब्ध और आपदा रोधी भी हो। आपने स्टैटिक IP पतों का जिक्र किया। स्रोत बताते हैं कि ये एक बड़ी खासियत है। ये सिर्फ एक IP पता होने से ज्यादा क्यों महत्वपूर्ण है? क्या खास है इसमें? ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, खासकर एंटरप्राइज सेटअप में। सोचिए, अगर आपके ग्राहकों या पार्टनर सिस्टम्स को आपके एप्लीकेशन तक पहुंचने के लिए खास IP पतों को अपनी फायरवॉल में अलाउ लिस्ट करना पड़ता है। हाँ, ये तो होता है। अगर आपके एप्लीकेशन का IP पता बदलता रहे, जैसा कि अक्सर लोड बैलेंसर या सामान्य DNS के साथ होता है, तो ये उनके लिए लगातार सिरदर्द बना रहेगा। ग्लोबल एक्सेलरेटर आपको ये 2 स्टैटिक IP पते देता है जो तब तक नहीं बदलते जब तक आप एक्सेलरेटर खुद डिलीट ना कर दें। अच्छा, जब तक हम डिलीट ना करें? जी, ये आपके एप्लीकेशन के लिए एक स्थिर भरोसेमंद फ्रंट डोर की तरह काम करते हैं। भले ही आप पीछे एंड पॉइंट्स बदलें, स्केल करें या एक रीजन से दूसरे में फेल ओवर करें।
ये फायरवॉल नियमों, डीएनएस प्रबंधन और क्लाइंट साइड कॉन्फ़िगरेशन को बेहद सरल बना देता है। ये सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि आर्किटेक्चर को सरल बनाने का एक तरीका है। वाह, ये तो पारंपरिक तरीकों से काफी अलग है। तो अगर संक्षेप में याद रखना हो, ग्लोबल एक्सेलरेटर मतलब फास्ट लेन रूटिंग प्लस हमेशा एक ही पता। लेकिन ये स्वस्थ एंड पॉइंट वाली बात, ये कैसे पता लगाता है कि कौन सा एंड पॉइंट स्वस्थ है और कौन सा नहीं? ये ग्लोबल एक्सेलरेटर की एक और बहुत शक्तिशाली क्षमता है। ये लगातार आपके द्वारा बताए गए सभी एंड पॉइंट्स की सेहत की निगरानी करता है। अच्छा, मॉनिटरिंग। हाँ, मॉनिटरिंग। ये नियमित अंतराल पर उन्हें हेल्थ चेक भेजता है, जैसे ये पूछना कि क्या तुम जिंदा हो और ट्रैफिक लेने को तैयार हो। आप इन हेल्थ चेक्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे किस पोर्ट पर पूछना है, कितनी देर में पूछना है और कितनी बार जवाब ना मिलने पर उसे अस्वस्थ मान लेना है। और अगर कोई एंड पॉइंट बीमार पड़ जाए, मतलब अस्वस्थ हो जाए, तो ग्लोबल एक्सेलरेटर फौरन हरकत में आता है। जैसे ही वो तय करता है कि कोई एंड पॉइंट अस्वस्थ है, वो उस पर नया ट्रैफिक भेजना बंद कर देता है तुरंत। हाँ, और क्योंकि उसे पता है कि आपके अन्य रीजन्स में भी स्वस्थ एंड पॉइंट्स हैं, वो ट्रैफिक को स्वचालित रूप से अगले सबसे नजदीकी स्वस्थ एंड पॉइंट पर रीरूट कर देता है। ये फेलओवर प्रक्रिया सेकंडों में हो सकती है, अक्सर उपयोगकर्ताओं को भनक तक नहीं लगती। ये सुनने में तो जादू जैसा लगता है, ऑटोमेटिक फेलओवर। पर क्या ये वाकई इतना सहज होता है? क्या इसमें कोई छुपी हुई जटिलता या देरी की संभावना नहीं होती? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर मामलों में ये वाकई बहुत सहज होता है, खासकर पब्लिक इंटरनेट पर मैनुअल फेलओवर करने की तुलना में तो बहुत ही ज्यादा। अच्छा। AWS ने इसे बहुत तेज और विश्वसनीय बनाया है, हालांकि कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं। पहली, हेल्थ चेक की कॉन्फ़िगरेशन। हाँ। अगर आप हेल्थ चेक बहुत कम अंतराल पर नहीं करते हैं, तो किसी एंड पॉइंट के अस्वस्थ होने और फेलओवर शुरू होने के बीच थोड़ी देरी हो सकती है। ओके। दूसरी, अगर आपके सभी एंड पॉइंट्स एक साथ अस्वस्थ हो जाएं, जो कि एक बहुत बड़ी आपदा होगी। हाँ, वो तो बहुत बुरा होगा। तो ग्लोबल एक्सेलरेटर ट्रैफिक कहीं नहीं भेज पाएगा। इसलिए मल्टी रीजन और मल्टी एजी डिजाइन अभी भी महत्वपूर्ण है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में, जैसे एक रीजन में समस्या आने पर, यह फेलओवर बेहद प्रभावी ढंग से काम करता है और एप्लीकेशन की उपलब्धता बनाए रखता है। ये आपको सिर्फ लेटेंसी ही नहीं, बल्कि मजबूत विश्वसनीयता भी देता है। समझ गया। तो ये सिर्फ गति के बारे में नहीं है, ये लचीलेपन मतलब रिजिलियंस के बारे में भी उतना ही है। चलिए, अब इसकी कुछ और खासियतों पर नजर डालते हैं, लेकिन इस नजरिए से कि उनका असल मतलब क्या है। हमने स्टैटिक आईपीज और हेल्थ चेक्स फेलओवर की बात की। एनीकास्ट के बारे में हमने कहा कि ये ट्रैफिक को नजदीकी एज लोकेशन पर लाता है। क्या इसका लेटेंसी पर सीधा असर पड़ता है? हाँ, सीधा असर पड़ता है। एनीकास्ट ये सुनिश्चित करता है कि उपयोगकर्ता का ट्रैफिक पब्लिक इंटरनेट पर लंबी घुमावदार यात्रा करने के बजाय जल्द से जल्द AWS के ऑप्टिमाइज्ड नेटवर्क में प्रवेश कर जाए। इंटरनेट पर पैकेट का रास्ता कई अलग अलग नेटवर्क से होकर गुजर सकता है, जहां हर मोड़ पर देरी और रुकावट की संभावना होती है। एनीकास्ट के जरिए ट्रैफिक जल्दी AWS के कंट्रोल में आ जाता है, जहां रास्ता ज्यादा सीधा और प्रबंधित होता है। इसी से एंड टू एंड लेटेंसी कम होती है। ओके। लो लेटेंसी राउटिंग ग्लोबल एक्सेलरेटर का मुख्य वादा है और एनीकास्ट उसे संभव बनाने का पहला कदम है। और ये जो एंड पॉइंट्स के प्रकार में लचीलापन है, ALB, NLB, EC2, इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि ये अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस को सपोर्ट कर सकता है। अगर आपका वेब एप्लीकेशन है जो HTTP, HTTPS पर चलता है, तो आप ALB इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपका कोई गेमिंग सर्वर है या IoT डिवाइस है जो TCP, UDP पर बात करता है, तो NLB बेहतर हो सकता है। और अगर आपको ट्रैफिक पर पूरा नियंत्रण चाहिए, तो आप सीधे EC2 इंस्टेंस को भी एंड पॉइंट बना सकते हैं। ये लचीलापन आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही टूल चुनने की आज़ादी देता है, बिना ग्लोबल एक्सेलरेटर के लाभ खोए। और जैसा हमने कहा, ये सब मल्टी रीजन में काम करता है, जो आपको वैश्विक स्तर पर उच्च उपलब्धता देता है। एक और क्षमता है ट्रैफिक प्रबंधन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, जिसमें वो ट्रैफिक डायल जैसी चीजें आती हैं। ये सिर्फ फेलओवर से आगे की बात है ना? बिल्कुल। फेलओवर तो तब होता है जब कोई एंड पॉइंट अस्वस्थ हो जाए, लेकिन ट्रैफिक डायल आपको ये नियंत्रण देता है कि आप अलग अलग एंड पॉइंट ग्रुप्स, जैसे अलग अलग AWS रीजन्स में मौजूद सर्वरों के समूह, अच्छा, ग्रुप्स के बीच, हाँ, उनके बीच सामान्य परिस्थितियों में ट्रैफिक का कितना प्रतिशत भेजना चाहते हैं।
मान लीजिए आपने एक नया रीजन तैयार किया है, आप ट्रैफिक डायल का इस्तेमाल करके धीरे धीरे, जैसे पहले 10%, फिर 20, फिर 50% ट्रैफिक उस नए रीजन पर भेज सकते हैं। ओ, धीरे धीरे शिफ्ट करना। जी, इसे ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट या कैनेरी रिलीज कहते हैं। ये आपको बिना किसी बड़े डाउन टाइम के नई सुविधाओं को रोल आउट करने या प्रदर्शन की तुलना करने की सुविधा देता है। ये सिर्फ ट्रैफिक रूटिंग नहीं, बल्कि सोची समझी ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, जिसका अंतिम लक्ष्य प्रदर्शन को ऑप्टिमाइज करना और जोखिम कम करना है। ये तो पारंपरिक डीएनएस आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट से काफी ज्यादा उन्नत लगता है, जिसमें बदलाव फैलने में वक्त लगता है और इतना बारीक नियंत्रण नहीं होता। हाँ, डीएनएस आधारित तरीकों की तुलना में ये काफी ज्यादा गतिशील और सटीक है। डीएनएस बदलावों को पूरी दुनिया में फैलने में मिनटों या घंटों लग सकते हैं, वो डीएनएस प्रोपगेशन टाइम। हाँ, वो तो है। जबकि ग्लोबल एक्सेलरेटर के ट्रैफिक शिफ्ट लगभग तुरंत प्रभावी होते हैं। तो अगर इन सब क्षमताओं को मिला दें, स्टैटिक आईपी से सुरक्षा, एनीकास्ट से तेज एंट्री, हेल्थ चेक और ऑटो फेलोवर से विश्वसनीयता, मल्टी रीजन एंड पॉइंट से वैश्विक पहुंच और ट्रैफिक डायल से बारीक नियंत्रण, तो ये एक बेहद शक्तिशाली पैकेज बन जाता है। निश्चित रूप से ये वैश्विक स्तर पर एप्लीकेशन डिलीवरी की कई जटिलताओं को सरल बनाता है और प्रदर्शन और उपलब्धता दोनों को बेहतर करता है। चलिए अब कुछ ठोस उदाहरण देखते हैं कि ये कहाँ सबसे ज्यादा उपयोगी हो सकता है। स्रोत बताते हैं कि वैश्विक गेमिंग एप्लीकेशंस इसके प्रमुख उपयोगकर्ता हैं। हाँ, गेमिंग एक आदर्श उदाहरण है। ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स में कुछ मिलीसेकंड्स की देरी, जिसे लैग कहते हैं, हाँ, वो भी खेल के अनुभव को बर्बाद कर सकती है। ग्लोबल एक्सेलरेटर खिलाड़ी को निकटतम एज लोकेशन से AWS नेटवर्क में लाता है और फिर उसे सबसे कम लेटेंसी वाले स्वस्थ गेम सर्वर पर भेजता है। इससे वो महत्वपूर्ण मिलीसेकंड बचते हैं जो जीत और हार का फैसला कर सकते हैं। ये खिलाड़ी के अनुभव को काफी बेहतर बनाता है। सही में इसी तरह VoIP यानी इंटरनेट कॉलिंग या लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग एप्स के लिए भी यह महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, एक वीडियो कॉल या लाइव स्ट्रीम में आवाज या तस्वीर का रुकना या अटकना, मतलब बफरिंग, हाँ, वो बहुत इरिटेटिंग होता है। हाँ, इसके लिए एक लगातार कम लेटेंसी वाला कनेक्शन चाहिए। ग्लोबल एक्सेलरेटर दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं के लिए AWS नेटवर्क पर एक स्थिर और तेज रास्ता बनाकर इसे संभव बनाने में मदद करता है, जिससे कॉल ड्रॉप्स और बफरिंग कम होती है। और वित्तीय ऐप्स जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का भी जिक्र है, उनमें कैसे? वित्तीय सेवाओं में, खासकर ट्रेडिंग में, हर मिलीसेकंड कीमती हो सकता है। बाजार की जानकारी तक तेजी से पहुंचना और ऑर्डर जल्दी भेजना महत्वपूर्ण है। हाँ, टाइमिंग सब कुछ है। बिल्कुल, ग्लोबल एक्सेलरेटर का अनुमानित प्रदर्शन और कम लेटेंसी वाला रूटिंग यहाँ मदद कर सकता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को एक स्थिर और तेज कनेक्शन मिले। ये उदाहरण साफ करते हैं कि ग्लोबल एक्सेलरेटर उन स्थितियों के लिए बना है जहां एप्लीकेशन लेयर की प्रतिक्रिया का समय और कनेक्शन की स्थिरता सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हर वैश्विक एप्लीकेशन को ग्लोबल एक्सेलरेटर इस्तेमाल करना चाहिए या ये जरूरी नहीं? जरूरी नहीं। ये इस पर निर्भर करता है कि एप्लीकेशन की ज़रूरतें क्या हैं। अगर मुख्य ज़रूरत दुनिया भर में फैली स्थैतिक सामग्री जैसे इमेज, CSS या वीडियो को उपयोगकर्ताओं के नज़दीक कैश करके तेज़ी से डिलीवर करना है, तो क्लाउड फ्रंट ज़्यादा उपयुक्त हो सकता है। लेकिन अगर ज़रूरत एप्लीकेशन सर्वर तक नेटवर्क पथ को ऑप्टिमाइज करने की है ताकि डायनामिक रिक्वेस्ट का जवाब जल्दी मिले, या अगर आपको स्थिर IP पतों की ज़रूरत है, या आप नॉन HTTP ट्रैफिक जैसे गेमिंग, IoT चला रहे हैं, तब ग्लोबल एक्सेलरेटर चमकता है। अच्छा, मुद्दा यह है कि क्या आपको कंटेंट को करीब लाना है जो क्लाउड फ्रंट करता है, या कनेक्शन को तेज और स्थिर बनाना है जो ग्लोबल एक्सेलरेटर करता है। ये हमें सीधे उस सवाल पर लाता है जो सबसे ज्यादा उलझन पैदा करता है। ग्लोबल एक्सेलरेटर बनाम क्लाउड फ्रंट। आपने अभी मुख्य अंतर बताया, लेकिन चलिए इसे और स्पष्ट करते हैं। पहला, उद्देश्य। ग्लोबल एक्सेलरेटर का मुख्य उद्देश्य है नेटवर्क पथ अनुकूलन और कम लेटेंसी रूटिंग, खासकर TCP और UDP ट्रैफिक के लिए। ये एप्लीकेशन एंड पॉइंट्स के लिए है। ठीक है। क्लाउड फ्रंट का मुख्य उद्देश्य है CDN की तरह काम करना, यानी सामग्री को एज लोकेशंस पर कैश करना ताकि वो उपयोगकर्ताओं तक जल्दी पहुंचे। ये मुख्य रूप से वेब सामग्री के लिए है। दूसरा, IP पते। ये तो बड़ा अंतर था। हाँ, बड़ा अंतर है। ग्लोबल एक्सेलरेटर स्थिर एनीकास्ट IP पते देता है,
ये बदलते नहीं है। ओके। CloudFront स्थिर आईपी नहीं देता, ये डायनामिक डीएनएस नामों का उपयोग करता है जो समय के साथ अलग-अलग आईपी पतों में बदल सकते हैं। तीसरा, उपयोग के मामले कहाँ क्या फिट बैठता है? ग्लोबल एक्सेलरेटर आदर्श है एपीआईज, गेमिंग, वॉइप, आईओटी और ऐसे मल्टी रीजन वेब एप्लीकेशंस के लिए जहां डायनामिक सामग्री का प्रदर्शन महत्वपूर्ण है या जहां स्थिर आईपी चाहिए। CloudFront सबसे अच्छा है वेबसाइटों, स्थैतिक और गतिशील वीडियो ऑन डिमांड या लाइव स्ट्रीमिंग, सॉफ्टवेयर डाउनलोड और किसी भी ऐसी सामग्री के लिए जिसे एज पर कैश किया जा सके। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि इन दोनों में से कब किसे चुनना है, तो सबसे बड़ा सवाल ये पूछना होगा, क्या समस्या सामग्री के डिलीवरी की है या एप्लीकेशन तक कनेक्शन के रास्ते की? बिल्कुल सही। और ये समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि गलत चुनाव करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको सबसे अच्छा प्रदर्शन नहीं मिलेगा, बल्कि ये भी हो सकता है कि आप अपनी मुख्य प्रदर्शन समस्या को हल ही न कर पाएं। अच्छा। आप सामग्री कैश करके कनेक्शन की लेटेंसी ठीक नहीं कर सकते और ना ही रूटिंग ऑप्टिमाइज करके बड़े वीडियो फाइलों की धीमी डाउनलोड स्पीड ठीक कर सकते हैं। उसके लिए तो कैशिंग चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एप्लीकेशन को दोनों की जरूरत पड़े एक साथ? हाँ, ये एक आम पैटर्न है बिल्कुल। मान लीजिए आपका एक वैश्विक वेब एप्लीकेशन है। आप CloudFront का इस्तेमाल उसकी स्थैतिक सामग्री, इमेजेस, CSS, जावास्क्रिप्ट को दुनिया भर में कैश करने के लिए कर सकते हैं। ताकि पेज जल्दी लोड हो। हाँ, ताकि वेबसाइट तेजी से लोड हो। और उसी एप्लीकेशन के डायनामिक API कॉल्स या बैकएंड कनेक्शन के लिए आप ग्लोबल एक्सेलरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उन रिक्वेस्ट्स को कम लेटेंसी और उच्च उपलब्धता के साथ आपके रीजनल बैकएंड तक पहुंचाया जा सके। अच्छा, तो दोनों साथ में भी काम कर सकते हैं? जी हाँ, इस तरह आप दोनों सेवाओं की ताकत का फायदा उठा सकते हैं। ये हुई ना बात। तो सारांश में AWS ग्लोबल एक्सेलरेटर आपके वैश्विक अनुप्रयोगों के लिए AWS नेटवर्क पर एक फास्ट लेन बनाता है। हाँ, ये ट्रैफिक को अनुकूलित रास्तों पर भेजकर और निकटतम स्वस्थ एंड पॉइंट तक पहुंचाकर लेटेंसी कम करता है और प्रदर्शन व उपलब्धता को बेहतर बनाता है। ये आपको स्टैटिक IP पते भी बता रहे, जो सुरक्षा और कॉन्फ़िगरेशन को सरल बनाते हैं और लगातार पहुंच सुनिश्चित करते हैं। और इसमें अंतर्निहित हेल्थ चेक और स्वचालित फेल ओवर क्षमताएं हैं जो आपके एप्लीकेशन को ज्यादा लचीला बनाती हैं, भले ही कोई एक हिस्सा विफल हो जाए। और सबसे जरूरी बात, इसे CloudFront के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, जिसका मुख्य काम सामग्री को कैश करना है, ना कि नेटवर्क रूटिंग को ऑप्टिमाइज करना। बिल्कुल, उन मुख्य शब्दों पर ध्यान दें। लेटेंसी, स्टैटिक आईपी, मल्टी रीजन ऐप प्रदर्शन, TCP, UDP ट्रैफिक, ये सब ग्लोबल एक्सेलरेटर की ओर इशारा करते हैं। वेबसाइट, वीडियो, इमेज, कैशिंग, CDN, सामग्री वितरण, ये सब CloudFront की ओर इशारा करते हैं। तो ये थी AWS ग्लोबल एक्सेलरेटर पर हमारी गहन पड़ताल। ये वाकई एक शक्तिशाली सेवा है जो वैश्विक अनुप्रयोगों के सामने आने वाली कुछ सबसे मुश्किल चुनौतियों का समाधान करती है। हाँ, और खासकर उन संगठनों के लिए जिनकी पहुंच दुनिया भर में है और जिन्हें अपने उपयोगकर्ताओं को लगातार बढ़िया अनुभव देना है। यहाँ एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, बताइए। सोचिए कि ग्लोबल एक्सेलरेटर जैसी सेवा जो आपको दुनिया भर में एक स्थिर एंट्री पॉइंट और स्टैटिक आईपीज और ऑप्टिमाइज्ड रूटिंग देती है, पारंपरिक एप्लीकेशन आर्किटेक्चर को कैसे बदल सकती है? कैसे? पहले जहां जटिल, महंगे समर्पित नेटवर्क लिंक या नाजुक DNS आधारित फेलोवर मैकेनिज्म बनाने पड़ते थे, अब शायद एक सरल वैश्विक फ्रंट डोर से काम चल जाए। ये सरलीकरण भविष्य के वैश्विक अनुप्रयोगों के डिजाइन के लिए कौन सी नई और रोमांचक संभावनाएं खोलता है? ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे आधारभूत संरचना में ऐसे बदलाव एप्लीकेशन डिजाइन के नए दरवाजे खोल सकते हैं। आज की हमारी चर्चा यही समाप्त होती है।